हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास का आपको शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 400 क्वेश्चन की है आपकी सीरीज है। इससे पहले भी आपको 450 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले यह प्रश्न आप सीडीपी पेडागोजी के देखेंगे। 300 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 301 क्वेश्चन से। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा की धारा प्रभाव एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना और आप देखेंगे उपयुक्त सभी। हम देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, ये तो आप समझ पा रहे हो। एक मौखिक परीक्षा में मतलब एक इंटरव्यू होता है, एक मौखिक परीक्षा होती है, आदान प्रदान करके जो मौखिक परीक्षा होती है भाषा की, उसमें जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान है वो करा जाता है। मौखिक बोल कैसे पा रहे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी भाषा की धारा के प्रभाव लचीलेपन प्रयोग की जांच करना, कि जो भाषा का प्रभाव है, जो बच्चा बोल पा रहा है, नहीं अटक अटक के बोल रहा हो, उसे समझ में नहीं आ रहा, उस शब्द को बोल ही नहीं पा रहा, एक शब्द को अटक अटक के बोल, उसकी जांच करेंगे। विद्यार्थी की भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, उपयुक्त सभी, इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? उत्तम परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। आप देखेंगे कि विश्वसनीयता हमारे एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है कि विश्वसनीयता होना चाहिए हमारी परीक्षण में, एक वैधता भी होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठता के डाल देते हैं, उसमें जो होता है कि एक परीक्षण में 10 क्वेश्चन आपने वस्तुनिष्ठता के सत्य असत्य हैं, आप अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि 4 में से कौन सा सही होगा, ये वस्तुनिष्ठता वाले क्वेश्चन भी आपको देखेंगे। परीक्षा की उत्तम विशेषता में अभिक्षमता इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रहें और पढ़ते रहें, आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, एक नौकरी आपकी पक्की है। आप देखेंगे विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये अवश्य ध्यान कर ले, क्वेश्चन में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा इनसे अलग है। हमें 4 में से 1 सही बताना है या 3 सही है, 1 गलत बताना है। ये क्वेश्चन का पता चलाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी एक कला है पढ़ाई से जाना। पेपर देने पर हमें ये जरूरी है कि पेपर दे कैसे हैं, पेपर की देने की प्रक्रिया कैसे बनाएं, कि हम कौन सी चीजों को कब हल करना है, कौन सी चीजों को बाद में हल करना है, ये बहुत जरूरी है। इससे 2-5 नंबर आपके इधर उधर बढ़ जाते हैं। आप ये चीजों का ध्यान करें, पेपर ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थी का व्यापक मीन्स होता है, व्यापक आपको पता है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र जिसमें विद्यार्थी का जो पेंसिल और कॉपी पर जो पेपर हुआ है उसको भी शामिल है। उसमें उसका व्यक्तिगत विचार कैसे है, बच्चों के साथ बच्चों के साथ एक साथ बैठ के पढ़ता है बच्चा, वो कैसे पढ़ता है, बच्चों से कैसा, अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार बनाता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिवता, उसके अंदर मोटिवेटता क्या है, सब चीजें देखी जाती हैं बच्चे की। तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्षेत्र कैसा है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण कैसे हैं, विद्यार्थियों की अभिरुचि, अभिवृत्ति मतलब मोटिवेट और अभिरुचि और मूल्य कैसे हैं, बुद्धि लब्धि गुणांक, ये आपका आप समझ रहे होंगे, बुद्धि लब्धि गुणांक आपका अलग है, यह आपका व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। हमें ये पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न। आप समझेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं जो 1-2 नंबर के रहते हैं, उसे एक लाइन में आंसर या एक शब्द में आंसर दिया जाता है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे। मुक्त उत्तर वाला भी वस्तुनिष्ठ नहीं है। सत्य असत्य है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभी हमने बताया। निबंधात्मक में तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। सत्य वस्तुनिष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक हो क्वेश्चन बस ऑप्शन बदल दिए गए हैं, वही के वही क्वेश्चन है, तो इसका डी सही होगा। सत्य असत्य में वस्तुनिष्ठ ही पूछा गया है। ये क्या है, टाइपिंग से वो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि वे सभी क्रियाकलाप,
क्रियाकलाप मतलब बच्चा जो करता है, प्रोजेक्ट, विधि, खेल सब, जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि पुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलाप को सुधारने हेतु किस प्रकार हैं, हमें बताना है। उपलब्धि परीक्षण, इनसे उपलब्धि परीक्षण होता है। आकलन, परीक्षा, अधिगम। यहाँ जो भी हो रहा है कि स्वयं को आकलित करने के लिए किया जा रहा है, मतलब बच्चे का आकलन किया जा रहा है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, उसकी प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम में क्रियाकलापों को सुधारने हेतु एक आकलन किया जाता है। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जब बीच में उसके जो टेस्ट होते हैं, वो उसका आकलन होता है। उससे क्या होती है, बच्चे की प्रतिपुष्टि का पता लगाते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। तो उसका जो बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसे शिक्षक उसे सिखाएगा फिर। तो आकलन है जी आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15, 6 से 14। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है और यही आरटीई अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि सरकार जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें एडमिशन मिलते हैं जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और सरकार इसकी फीस भरती है। तो ये आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने खालिस्तान आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। इसका क्या है? का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंध, के लिए अंतर। सीखने यहाँ आएगा के लिए, क्या आएगा? के लिए। सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच, जो आकलन है और अनुदेशन है उसके बीच क्या होगा? अंतर होगा या संबंध होंगे? तो अंतर नहीं होता है। आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध का दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, के लिए वो संबंध। ये आपका राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। साक्षात्कार है, अवलोकन है और प्रश्नावली है या लिखित परीक्षा है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता, छात्र प्रयोग जो करके सीखता है, जो बच्चा करके सीख रहा है, प्रयोगात्मक जो दक्षता है बच्चे की, वो क्या है? बच्चे की अवलोकन। क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा क्या करता है? अवलोकन करके सीखता है। अवलोकन छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता है, वो आकलन का यथोचित रूप है, वो अवलोकन का ही रूप है। बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कब करना चाहिए? जांच करना चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहे। शिक्षक को जो गृह कार्य दिया जाता है, आपको पता है, अब शिक्षक जो गृह कार्य देता है उसकी जांच कब? नियमित जांच होना चाहिए। आज दिया है, आज से बच्चा आएगा, उसका गृह कार्य की जांच होना चाहिए। तो नियमित इसका राइट ऑप्शन होगा। नियमित राइट ऑप्शन है, सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष, अभी आया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद आपका आएगा 21A। आपको पता है पढ़ने की स्वतंत्रता, जो हमारे आपके 6 जो हमें मूल अधिकार मिले, 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 6 जो मूल अधिकार हैं उसमें हमें है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें हमारी शिक्षा का स्वतंत्रता है हमको। यह आपका आर्टिकल 19 से 22 तक जाता है। कितने? 22 तक। जो 22 तक जाता है, इसी में आपका अनुच्छेद 21A, पहले अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो आईआईटी के तहत बच्चों के फॉर्म भरते हैं और प्राइवेट स्कूल में होते हैं, वो अनुच्छेद 21A में है। और ये हमें क्या है? स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार मिला है। आप ये ना सोचें कि हम तो जन्म से ही पढ़ते आ रहे हैं। कुछ कुछ जो यहाँ भारत में था, कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान में जब लिखा कि इन लोगों को पढ़ने की स्वतंत्रता होना चाहिए, जब ये अधिकार मिला है आपको पढ़ने का, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ें चीजों को और पढ़ते रहे। ये आपको अधिकार मिला है आपके पूर्वजों की मेहनत से। ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार पढ़ने का पहले भी था। लड़कियों को अधिकार नहीं था पहले पढ़ने का, यह अधिकार लड़कियों को संविधान के वजह से ही लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला।
विद्यालय आधारित आकलन कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थी और शिक्षकों मतलब बच्चों को और टीचर को क्या बना रहा है? आगंभीर, गंभीर तो ठीक है था, आगंभीर लापरवाह बनाता है। अरे भैया फिर स्कूल काय को खोले? ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। नहीं नहीं नहीं, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही रहती है, जब ये तो CSE चेक करने आते हैं कि क्लास में सर पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बहुत जरूरी है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा नहीं करता है। स्कूल शिक्षा तो बच्चे को बढ़ावा मिलता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय बहुत जरूरी है। विद्यालय तो बच्चे के लिए जाना, घर पे कितना ही अच्छा वातावरण हो, कितने ही पढ़े लिखे माँ बाप हों, उसकी अंक सूची भी बन जाए, कहीं स्कूल में नाम लिख जाए, अंक सूची बन जाएगी, आप पढ़ा दोगे, मगर बच्चे को स्कूल जाना बहुत जरूरी है। आप देख पाओगे कि बड़े बड़े मंत्री हैं, फिल्मी हैं, हीरो हैं, इनके बच्चे भी स्कूल जाकर स्कूल पढ़ते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि वो कई टीचरों को अपने घर बुलाकर और पढ़ा सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि बच्चे विद्यालय आधारित आकलन बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। विद्यालय में उसका आकलन भी होता है, बस सीखता भी है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों को मदद करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैदानिक परीक्षा। नैदानिक परीक्षा मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो मुख्य उद्देश्य है आपकी कोई बीमारी हो जाती है, आप कहीं जाते हैं जांच कराने, मुझे ब्लड जांच कराना है, मुझे शुगर तो नहीं है, मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा, और जैसे आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो वहाँ क्या होता है, डायग्नोस्टिक के पास ही आप जाते हो। जब जांच होती है तब आपको पता चलता है कि आपका बीपी लो है या आपका हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा, तो उस हिसाब से आपको दवाइयां दी जाती हैं, उपचार किया जाता है आपका। ऐसे ही बच्चे का भी मानसिकता से टीचर भी ऐसे ही बच्चे का डायग्नोस्टिक करते हैं और फिर उसे उसे उपचार देते हैं। हमें पूछा है कि ये मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र की चिन्हित करना, उपचार आत्मिक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता है, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। क्यों होता है निदानात्मक परीक्षण? छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता है। इसमें अकादमिक जो कठिनाइयों के कारणों का, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें क्या होगा आपका? सी ऑप्शन है ना वह आपका राइट होगा। क्या हो रहा है कि सी ऑप्शन में अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। बच्चे में जो कठिनाइयां आ रही हैं, बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, ऐसे उसे बोलने में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे को कुछ पढ़ रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसे क्या है, डिसलेक्सिया है। लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बी को डी लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, 100 को बोझ लिख रहा है, बोझ को 100 लिख रहा है, तो बच्चे को क्या है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे को डिसग्राफिया है। ऐसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को डिसलेक्सिया है। ऐसे बच्चे को कहीं भाषा में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे क्या है, डिस्फेजिया है। ऐसे बच्चे की जो जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाइयां हैं, उनका पता लगाते हैं किस क्षेत्र में कठिनाइयां हैं, उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। जो पता लगा रहे हैं टीचर, कोई ब्लड निकाल के जांच नहीं करते हैं, बच्चे को देख कर व्यक्तिगत उसका परीक्षण कर, उससे बात कर, उससे कुछ पढ़वा कर पता चलता है कि इसमें जो कठिनाइयां आती है तो क्या करते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। उसे वो जो चीज की समस्या है उस चीज को उसे मेहनत करते हैं और सर सही कर सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है कि जो सही नहीं हो, जे सही हो सकती हैं बच्चों में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन मतलब बच्चों का जो परीक्षा जो जांच होती है, शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों को निदान एवं उपचार। देखो, जब हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन का इसलिए सरकार ने कह दी है कि बच्चे को 8 क्लास तक आप फेल नहीं कर सकते हैं, उसकी क्लास आप बढ़ाते जाइए। क्योंकि क्लास से बच्चा फेल हो जाता था, उसका मनोबल गिर जाता था, बच्चा दुखी हो जाता था। आपको उसको फेल नहीं करना, 8 तक बच्चे को पास करते जाइए। और मूल्यांकन सिर्फ ऐसे तो नहीं होता कि चलो आपको, अब तो सरकार ने कह दी है पास करना है तो परीक्षा क्या करना लेकर, क्या तिमाही लेना, क्या 6 माही लेना, क्या PT1, क्या PT2, क्या
ईयरली जो परीक्षा होती है वो लेना, क्या करना है? मगर क्यों लेना है बच्चे का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना होता है कि सीखने में जो होने वाली कमियाँ हैं, जो बच्चा कमियाँ कर रहा है, जो वहाँ सीख नहीं पा रहा है, जो हम उसका निदान करके, हम उसका डायग्नोसिस करके अब हम उसे उपचार देंगे और उसे सिखाएँगे, उसे समझाएँगे, ऐसे नहीं ऐसे करो तो 8 तक कम से कम ये सब चीज़ें सीख जाएगा और क्लास आगे बढ़ती रहेगी। तो हमें उसका मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है, डी ऑप्शन आपका राइट है। हमें उसका मूल्यांकन इसलिए नहीं करना है कि उसकी त्रुटियाँ निकालना फिर उससे कहना तुझे जेईई नहीं आता, तू तो गधा है, ये नहीं करना है। उपलब्धियों की मापना ये भी नहीं है, उसे चिन्हित करना कि तू तो गधा है या उसे पदोन्नति करना, ये सब नहीं होगा। उसकी गलतियाँ उसका पेपर इसलिए हो रहा है कि उसमें कहाँ कमी है, मगर अब ये सब किताबों में ही लिखा है। हकीकत में तो अभी स्कूलों में नहीं हो रहा है क्योंकि बड़ा मुश्किल है होना। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन, छात्रों के मूल्यांकन में, औपचारात्मक शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग क्या होना चाहिए? उपलब्धि परीक्षण होते हैं शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, उपयोग सभी में। तो उपयोग सभी आएगा आपका, यहाँ सभी में होना चाहिए उपयोग सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ तो गलत हो जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, स्मृति समझ आधारित, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। मतलब बच्चे में कैसे होना चाहिए? ये वस्तुनिष्ठ भी इसी में आ जाएंगे, स्मृति भी इसी में आ जाएगा। ये सबसे सी वाला सबसे बेस्ट है। समझ एवं अनुप्रयोग, बच्चा समझ के आधार पर प्रयोग करके सीख रहा है कुछ, उसके आधार पर आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आप 2, 5, 10 लगातार पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको खुद चीजें समझने आने लगेंगी कि पेडागोजी में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। निदान निदान का निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को स्वरूप निर्धारण यह कथन है। ब्राउन का, सिम्पसन का, गुड का या स्टीबर्ट का? यह आपका ब्राउन का है। किसका है? ब्राउन का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ब्राउन ने ऐसा कहा है। बार बार पढ़ोगे चीजों को आपको लर्न हो जाएंगी। उपलब्धि निर्भर करती है, उपलब्धि क्या करती है? उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, प्रेरणा पर, योग्यता पर या आलस्य पर? आलस्य तो गलत हो जाएगा। उपलब्धि निर्भर करती है बच्चे की योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, योग्यता पर, प्रेरणा पर। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। योग्यता भी होना चाहिए और प्रेरणा भी, दोनों पर। राइट ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है, उसके कई उत्तर होते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है। ये बात राइट है। चाहे कोई करे उसका उत्तर एक ही होता है, इसलिए ये विश्वसनीय टेस्ट भी माना जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वतः आदर्श इच्छित क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आप कोहलर को तो जानते होंगे। कोहलर आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। कोहलर ने आपके बंदर जो चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया, तो उन्होंने संज्ञानात्मक कार्य मतलब संज्ञान मतलब सोच के, दिल से, दिमाग से संज्ञान लेना, संज्ञानात्मक कार्य, इसी ऑप्शन उनका राइट था। संज्ञानात्मक विषय से सोचते थे वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। अभी हमने देखा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आरटीई अधिनियम 2009, एक तो ये है, इसमें कितने साल के बच्चों को पढ़ाना है? इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई। यह निःशुल्क शिक्षा दी गई, यह अनुच्छेद 21 ए में है, यह अनुच्छेद 21 ए में है। ये हमें स्वतंत्रता, शिक्षा की जो स्वतंत्रता है उसमें है, उसमें आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें 21 ए में ये हमको दिया गया है 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात होना चाहिए
3.1 मतलब 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लास में बच्चे ना भरें। दूसरा वो बना दे ए, बी से बना देते हैं ना, तो 30:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर हमारा इसी संबंधित क्वेश्चन आ गया है। आप देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर उनके लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। विशेष विद्यालय तो बंद कर दिए गए हैं, अब हम समावेशी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, इसके लिए नहीं। 2009 में घर पर करा नहीं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण के केंद्र जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, जैसे आपकी ITI होती है, वे आपके इंटर के बाद होते हैं या 10th के बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए होते हैं। प्राइमरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र वाला क्वेश्चन आया तो आप गलत कर देना, वो सही नहीं हो सकता। अभी हमें 2009 में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये समावेशी आप बहुत अच्छी तरह पूरी पढ़ लेंगे, हम आपको और अच्छी क्लास ले आएंगे। इससे क्या होगा, आपका समावेशी से कहीं भी बाल विकास हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्यावरण हो, मैथ हो, कहीं भी आपका क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा इस समावेशी से आपका। तो समावेशी हमारा 2009 का जो अधिनियम है समावेशी पर जोर डालता है। अब देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? भारत में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, मतलब क्या है कि लोगों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं था, कुछ लोग वंचित थे शिक्षा से, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या हुआ, 86वें संशोधन में लिखा कि वो भी पढ़ सकते हैं। राइट ऑप्शन है ये। बातों को समझो, ये बातें आपको ना पढ़ते हो ना आपको बताई जाती हैं। आप सोचते हो कि वो तो जन्म सिद्धांत ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीजें हमको बड़ी मुश्किल से मिली हैं, पहले नहीं थी हमारे पूर्वजों के पास। बालकों का मुफ्त या मुफ्त था, ये आधा फा है आपका, मुफ्त एवं देश में लागू हुआ अनिवार्य शिक्षण का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? ये कब से, थोड़ा हट गया, कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? तो ये आपका कब से लागू हुआ, आप देखेंगे 1 अप्रैल 2010 से। जो 2009 में 86वां संविधान संशोधन 2009 में ये पारित हो गया, मगर 2009 से ये जब लागू हुआ पूरे देश में तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ध्यान करना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? कि सर को न्यूनतम कितने घंटे क्लास लेना बहुत जरूरी है? यह 30, 56, 45, 70। 45 का राइट को आंसर होगा। 45 घंटे तो एक सर को जो अपना स्कूल का कार्य है, वर्कशीट भरना है, हाजिरी रजिस्टर भरना, उसके अलावा 45 घंटे कम से कम बच्चों को घंटों संख्या क्लास लेना पढ़ाना बहुत जरूरी है एक सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हेतु है, तो उसके लिए क्या करना होगा? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की। अब हमारी क्या 2009 से समावेशी कक्षा पर जोर दिया 2009 में, तो अलग से विद्यालय, अलग से टीचर किसी के लिए भी नहीं आएगा। ऐसा ऑप्शन हो तो आप बिल्कुल ही काट देना। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने की, विशेष पाठ्यक्रम भी लागू नहीं करना, पाठ्यक्रम वही रहेगा, किताबें वही रहेंगी, बस क्या करना है, बच्चा कहाँ से कितना सीख कर आया उसके बाद से उसे सिखाना है। तो विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, वही टीचर करेंगे, वही स्कूल में होगा। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। इसमें क्या हुआ
कि उनने कह दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, तो प्राइवेट में तो नहीं करते हैं, सरकारी स्कूल में ये माना गया कि अब 8 तक आप फेल नहीं कर सकते बच्चों को, तो कोई भी बच्चा आप आता है स्कूल में, उसकी जो एज है उसमें से 5 ईयर मतलब 5 साल माइनस करके, ऐसे बच्चा आया 8 साल का, तो 5 साल माइनस करेंगे 5 से 6, 7, 8 3 साल। 3 साल को बच्चे को तीसरी क्लास में डाल देंगे, बच्चे को पहले में नहीं डालेंगे, फर्स्ट क्लास में नहीं डालेंगे, थर्ड क्लास में डालेंगे। बच्चा आया 12 साल का, तो 12 साल के बच्चा लास्ट 14 साल का आ गया, तो उसमें से 5 माइनस करेंगे, तो उसे 8 क्लास में डाल देंगे, क्योंकि 8 से ऊपर 9th में नहीं है, 8 तक ही है जी, तो उसे 8 क्लास में डाल देंगे और उसे विशेष प्रशिक्षण लागू करेंगे उस पर, विशेष प्रशिक्षण छोटा अब उसे नहीं उसे वो तो आ गया 8 में, 8 में तो बच्चा सब कुछ जानने लगता है, मगर उसे तो छोटा-बड़ा सिखाना, तो उसे छोटा-बड़ा सिखाएँगे, उसे बुक पढ़ाना सिखाएँगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसा एनसीईएफ के लिए दिया, मगर ऐसा स्कूलों में मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा होगा, मगर आप टीचर बन जाओ, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान करना और एक करना, जभी हमारा देश एक शिक्षित देश बनेगा। ये ब विशेषकर आप ध्यान रखना, तो विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा। मगर हाँ, आप जो नए पढ़े-लिखे बच्चे जा रहे हैं, मेहनत करके जो टीचर बन रहे हैं, वो बच्चे सही में अच्छे पढ़ा रहे हैं, हम देखते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे अच्छे पढ़ा रहे हैं और जो पहले टीचर हैं, तो उन्हें सही में इसका कुछ पता नहीं है, उनका वही चल रहा है। सरकार ने चेंज कर दिया मगर उनके माइंड से जो चीज़ें हैं ना, वो चेंज अभी नहीं हुई हैं। तो आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्लासिकल आप समझ रहे होंगे, क्लासिकल क्लासिकल मतलब शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन आ जाए तो आपका स्किनर है और शास्त्रीय अनुबंधन आ जाए तो आप समझना आपका पावलोव। पावलोव ने जो कुत्ते पर अपना प्रयोग किया, अब उनने क्या कहा, विलोपन विधि, उत्तेजना, उत्तेजना होती है, खाना आया, उसे घंटी बजी, उत्तेजना हो रही, विलोपन भी हो रहा है, स्वतः प्रलोभन भी हो रहा है, पुनः प्रलाप, ढलान, यह नहीं है, यह नहीं है, यही हमको पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 संबंध में सही नहीं है? 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इससे संबंधित हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिवादित करता है। इसका अध्याय 6 बच्चों को अधिकारों के संरक्षण के संबंध में है। इसका भी एक संविधान की ना एक बहुत बड़ा जो इसकी समिति थी, उसके बहुत बड़ा संविधान जैसा ग्रंथ लिखा है, एक लाइन लिख के दिए कि आपको ये सब करना है। इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। आप समझो, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। इसका अध्याय बच्चों के अधिकारों से संबंधित है और इसका खंड 26 शिक्षकों द्वारा निजी तंत्र प्रतिबंधित करना है कि वो निजी तंत्र को प्रतिबंधित करना है कि वो अपने आप को बाल केंद्रित शिक्षा रखें, टीचर केंद्रित नहीं रखें। मगर सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने का, यहाँ 2009 जो आपका अधिनियम आया, वह अधिनियम बच्चों को सुधारने के लिए है, स्कूल को सुधारने के लिए है, स्कूल में टीचर लाने के लिए। जी, इसमें इसका कोई काम नहीं है। जो शिक्षा विभाग चल रहा है वो स्कूलों की भर्ती करता है, वो टीचरों की जो भर्ती करता है स्कूल में, वो अलग है। आपका 2009 अधिनियम में स्कूलों को टीचरों को भर्ती करने का, टीचरों को टीचर बनाने का वो काम उनका नहीं है। उनका टीचर बन के आ गए, अब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जी आपका 2009 में दिया गया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? कौन से शिक्षक के कार्य हैं जो नहीं माने गए हैं? हम देखेंगे, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये तो गलत ही है। विद्यालय के लिए नियमित बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता के समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही ऐसा ऑप्शन कहीं भी आया आपका राइट है, डी आपका राइट है, हमें पूछा नहीं है। तो आपका स्पष्ट ही आप देख पा रहे होंगे क्या करना है, शिक्षक को खुद को ट्यूशन नहीं, ट्यूशन की सरकार ने बिल्कुल मना करी है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना है।
आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग ही पूछा था, इसलिए हमारा आंसर इसमें से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। सूझ का सिद्धांत हमारे कॉलर ने दिया है। उन्होंने क्या, एक चिंपांजी, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया था, तो उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है। अधिगम प्रक्रिया अंतर्गत होती है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। हमें पूछा है कि मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, ऐसा कौन सा है जो इनके द्वारा क्या है, नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है हमसे। और 3 इसके ऑप्शन सही है और 1 इसका ऑप्शन आपका गलत है। आपको देखना है कि अधिगम प्रक्रिया अंतर्गत होनी चाहिए, जैसे दिया है, जैसे 2009 में जो बनाया है, ऐसे वो उसे लिखा है महान लोगों ने, होना चाहिए। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होना चाहिए और मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहारों में आया परिवर्तन अधिगम है। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों से जो परिवर्तन आता है वो अधिगम नहीं होता है व्यवहार में। वो दिया है ना कि मूल जो प्रवृत्ति है हमारी, वो प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, हमारी मूल प्रवृत्ति और जानवर की मूल प्रवृत्ति एक सी होती है। हमारे अंदर भी वो कभी-कभी ऐसी गुस्सा आती है, नहीं ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। जो हम तर्क करते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो हमें, एक पशु में और मनुष्य में एक ही अंतर है कि मनुष्य चिंतन कर सकता है, चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है। पशु को जो नहीं कहते, जो और आई सो करे आई, वो सिर्फ़ पशु करता है। इंसान जो प्रवृत्ति का लोग होगा, वो चीज़ों को तर्क करेगा, समझेगा, सोचेगा, जो वाली बात मैं यहाँ बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो हमारे अंदर, हम जो व्यवहार में लाते हैं, जो हम सीखते हैं, वो प्रवृत्ति सही होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों से अधिगम नहीं होता है। इस अधिगम में कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। ये आपका राइट है। हमें यही पूछा था कि नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका नहीं है। ये रही आपकी क्लास। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, अपने आप को मजबूत बनाते रहें। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।